कितने लोग को फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद हो गया? एक, दो, बस। बाकी लोग? वाह, ठीक है। और ग्लूकोज का? चार। बड़ा कम आउटपुट है। देखिए, 3 डाइसैकेराइड के बारे में बात किए थे। एक था मैल्टोज, जो हो चुका, जिसमें दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होता है। दूसरा लैक्टोज, जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, लेकिन इसमें दोनों बीटा डी रहते हैं। अब है सुक्रोज। सुक्रोज हमारे सामने टेबल पे रखा रहता है, पता है ना, इसीलिए इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, यानी चीनी। दिस इज सुक्रोज। ये बना होता है अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, और इसमें जुड़ता है बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। तो पहले हम लोग क्या करें, ज़्यादा ही मीठा हो गया लगता है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर भी अभी तो मीठा का ज़माना है, तो ग्लूकोपायरानोज लिखा जाए। कैसे लिखेंगे? ठीक लिख रहे हैं ना? चलिए, आप लोग के सर्टिफिकेशन का जरूरत है। ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये और ये 1। 4 पोजीशन पे OH किधर जाएगा? 3 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, और अल्फा है तो किधर? इसको जोड़ना होगा किससे? फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, ये कितना है? पोजीशन 5, ये 4, ये 3, ये 2। आप बोलिएगा 1 का नहीं, 1 तो बाहर चला जा रहा है। ये ठीक है। 4 पे किधर आएगा? नीचे। 3 पे किधर चला जाएगा? और 2 पे अल्फा है ना? अल्फा है ना? तो अल्फा है तो अच्छा बीटा है हमारा, हम भी भूल गए। वन, ठीक है। पर सीधे सीधे ऐसे नहीं जुड़ता। होता क्या है, ये जुड़ता कैसे है, मतलब फ्रुक्टोज कैसे रहता है, वो दिखेगा तो आप दंग रह जाइएगा। ऐसे आता है। ये सिर्फ उल्टा नहीं है, घनघोर उल्टा है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समझने में दिक्कत आ रहा है। कैसे कैसे तो हो गया है ना? ये कैसे हो गया? मिरर इमेज में भी फिट नहीं कर रहा है, मिरर से भी बाहर चला गया, बड़ा मुश्किल हो रहा है ना? कुछ तो गड़बड़ है इसमें।
तो देखिए पहले सीधे सीधे तरीके से बीटा डी फ्रुक्टोज को लिख लिया जाए। कैसे लिखेंगे? तब तो आदि हो चुके होंगे। यह है बीटा डी फ्रुक्टोक्यूरानोस। ठीक है, पहले क्या कीजिए, इसका मिरर इमेज लीजिए। कैसा दिखाई देगा? ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, है ना। अब क्या कीजिए, सब ग्रुप को मोड़ दीजिए, या नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। ले आए, एक ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखिए तो ये और ये वही है, ये और ये वही है। तो पहले क्या करेंगे, मिरर इमेज लीजिए। अब क्या करेंगे, इन्वर्ट ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को इन्वर्ट कर दीजिए, पलट दीजिए, उल्टा दीजिए। यू विल गेट दिस। नाउ व्हाट हैपेंस, these OH happily release one molecule of water after condensation, and they join to form the table sugar, और ये बना अल्फा 1 2 बीटा। एक का अल्फा, दूसरे का बीटा। यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग है ना, दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। जैसे लैक्टोज के केस में क्या था, दोनों बीटा डी थे, चाहे तो गैलेक्टोज लेके चाहे ग्लूकोज लेके, दोनों बीटा डी थे। तो अल्फा 1 4 कह दिए, काम हो गया। वहां पे माल्टोज में दोनों अल्फा थे, अल्फा डी था, तो अल्फा 1 4 कह दिए, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, इसीलिए यहाँ बताना पड़ेगा कि पहला वाला कार्बन किसका था, अल्फा कार्बन, और दूसरा वाला कार्बन किसका, तो बीटा कार्बन। तो इसलिए अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें बनता। ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये है अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
एंड दिस इज सुक्रोज। पूरा कीजिए। पूरा कर चुके। अब हम लोग को देखना चाहिए पॉलीसैकेराइड, तब जाके कार्बोहाइड्रेट का समापन समारोह होगा। अच्छा, अभी तक बताइए तो आप माइक्रोमोलिक्यूल में ही है कि मैक्रोमोलिक्यूल में आ गए कार्बोहाइड्रेट के? माइक्रो की मैक्रो? पॉलीसैकेराइड का एम आई से बोल रहे हैं कि एम ए से बोल रहे हैं? ये तो संजना को ओपिनियन है, बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? पॉलीसैकेराइड माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? मैक्रो में आएगा। अच्छा चलिए, एक जवाब आया। और उसके पहले के ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में आएगा? तो अभी तक हम लोग जिसको पूरा किए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये माइक्रो है कि मैक्रो मॉलिक्यूल है? माइक्रो मॉलिक्यूल है। और मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा पॉलीसैकेराइड, ये बहुत बड़े हैं, ठीक है? क्योंकि इनका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, आप मॉलिक्यूलर वेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कार्बन का पता ही है 12 है, ऑक्सीजन का पता ही है 16 है, हाइड्रोजन का पता ही है 1 है। यही तीनों तो हैं एटम्स। अब जोड़ लीजिए कितना कार्बन, कितना ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन, हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज है तो अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है तो C6H12O6 है ना? सुक्रोज है तो क्या हो जाएगा? इधर देखिए, C6H22 C6H12O6 है ना, प्लस C6H12O6 है ना, इससे एक मॉलिक्यूल H2 निकल जाएगा ना। तो अब जोड़िए क्या बचता है? C12 12 12 24 में से 2 चला गया, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 6 और 6 12 में से 1 चला गया, ऑक्सीजन 11। दिस इज योर सुक्रोज। और इसीलिए देखिएगा आप यहां देखिए, C6H12O6 है ना, तो इसमें से अगर N कॉमन ले लेते हैं, CH2O आएगा, होल N, का वैल्यू 6। यहां देखिए तो यहां कार्बन को अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं, तो N अगर रखते हैं N11 आएगा। तो हम लोग कहते हैं क्या जानते हैं, इस बेसिस पे यहाँ पे भी देखिए, अगर ऐसे ना लिखकर अगर इसको ऐसे लिखे C6H2O होल N बराबर 6, क्या गलत है? नहीं है ना? देख रहे हैं, ये सही है, यहाँ पे भी ये सही है। हर जगह क्या दिख रहा है? कार्बन का हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट, इसीलिए नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट। कार्बन CARBON, CARBON, strike out the N, and hydra, hydra means water। तो अगर वाटर ऐड हो गया तो हाइड्रेट, carbohydrate, that is why it is called as carbohydrate. This is hydrated carbon। तो ट्रिवियल नेमिंग पहले जो होता था, किसी चीज का, किसी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का नेमिंग इसी तरह से कुछ सिमिलरिटी, कुछ पिक्यूलियरिटी देखकर नाम रखा जाता था। दिस इज द रीजन कि इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब इन्हें सैकेराइड कहा जाता है।
सैकेराइड या शुगर। अब एक शुगर यूनिट है तो मोनोसैकेराइड, अगर बहुत सारे हैं पॉलीसैकेराइड, दो हैं डाइसैकेराइड। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका नाम पड़ा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम केमिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं, पर ये सारा चीज आपको ले जाएगा उस तरफ। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे इसका, बायोमोलिक्यूल्स को केमिस्ट्री में, तब ये सब चीज और अच्छे से विजुअलाइज होगा। तो अभी जो आप किए हैं इन सब का इंपॉर्टेंस वहां समझ में आएगा। गॉट इट? अब देखिए हम लोग को देखना है पॉलीसैकेराइड, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये पॉलीसैकेराइड जो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड और दूसरा है फंक्शनल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, दूसरा है फंक्शनल पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल्स लिए गए हैं सेल्यूलोज, काइटिन। फंक्शनल पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल लिए गए हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन। फिर स्टार्च दो प्रकार का है, एमाइलोज, एमाइलो पेक्टिन। ठीक है, अब बारी बारी से देखिए। सेल्यूलोज, इसका जो मोनोमर है ये है ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज किस फॉर्म में है? बीटा डी ग्लूको पायरानोज, यानी बीटा डी फॉर्म में है। और ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, क्रॉस लिंकिंग इसमें न के बराबर। तब देखिए, अगर हम बीटा डी ग्लूको पायरानोज लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? यहां CH2OH, यहां OH, यहां OH, यहां OH, यहां OH। एक बगल में अगर ग्लूकोज लिखें, ऐसे लिखेंगे। इसके भी बगल में अगर लिखते हैं, इसके आगे भी है और इसके भी आगे है, उस तरफ इस तरफ। हम लोग दो तीन पे कॉन्सेंट्रेट करें तो देखिए, तो ये OH, ये OH, ये OH, ये OH कंडेंस कर सकते हैं आपस में। कंडेंसेशन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलता चला जाएगा और ये ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट को अगर देखें, ये कैसे दिखेंगे?
ऐसे रहेगा और ये आगे बढ़ते ही चला जाएगा। और ये भी तो पहले वाले से जुड़ा होगा, तो इसको अगर हटा दें तो इस पार्ट पे केवल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये 3 एटम्स लेके चले थे, देख रहे हैं कैसे जुड़ता जा रहा है। तो इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन फाइनली कैसे लेते हैं, ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह का डायगोनल बॉन्ड, ये बता रहा है बीटा 1,4। सभी बीटा 1,4 है, दो अगल बगल का दोनों सब यूनिट बीटा है, इसलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगर कर देंगे तो इसे हम लोग को आगे और पीछे दोनों कार्बन को बीटा में है बोलने का जरूरत नहीं है, एक ही बोल देंगे, काम चल जाएगा। ये सुक्रोज वाले में क्या था, एक अल्फा था एक बीटा था, इसलिए अल्फा 1 2 बीटा बोलना पड़ता था। बाकी सब में तो सिमिलर है, इसलिए बीटा 1,4 कर देंगे, काम चल जाएगा। तो इसमें कैसा लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है सेल्यूलोज में। और जानते हैं एमाइलेज जो एंजाइम है वो कैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है, अल्फा 1,4 एमाइलेज। तो सेलेब्री एमाइलेज है, पैंक्रेटिक एमाइलेज है, ये क्या करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब देखिए तो सेल्यूलोज में अल्फा 1,4 है नहीं है, तो ये अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करने वाले एमाइलेज के एक्टिव साइट में, ये तो एंजाइम अभी नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ आ रहा है, एंजाइम का वो हिस्सा जो कि किसी बॉन्ड को पकड़ता है तोड़ने के लिए, वो उसका एक्टिव साइट कहलाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल जहां फिट होगा उसका ब्रेक होने के लिए या जुड़ने के लिए, वो उसका एक्टिव साइट कहलाता है। ठीक है, तो उसका जो एक्टिव साइट है वो बीटा 1,4 के लिए कंपैटिबल है ही नहीं, वो तो कंपैटिबल है अल्फा 1,4 के लिए। इसलिए एमाइलेज क्या कर सकता है, इसको नहीं तोड़ पाएगा। तो क्या सुक्रोज को तोड़ लेगा, वो अल्फा 1 2 बीटा है, वो भी नहीं टूटेगा। उसके लिए सुक्रेज चाहिए जो इंटेस्टिनल जूस में, बात समझ रहे हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स चाहिए। इसलिए अगर हम लोग थक जाते हैं तो चीनी खाने के बाद भी आसानी से सुस्ती नहीं मिटता, लेकिन अगर ग्लूकोज पी लेते हैं, ग्लूकोज खा लेते हैं, थोड़ी ही देर में सुस्ती मिट जाता है। रीजन कि सुक्रोज में से ग्लूकोज बनने में टाइम लगे, उसका अल्फा 1 2 बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब तक नहीं टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग नहीं होगा। तो जब तक वो इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता है, वो आपको एनर्जी देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। और ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है, क्योंकि प्योर ग्लूकोज के फॉर्म में ही आप ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जहां जहां से एब्जॉर्ब होगा वहीं से एनर्जी देना शुरू कर देगा। अंतर समझ में आया? इसलिए थकान के बाद ग्लूकोज कॉन्स्टिट्यूएंट पिया जाता है। ऐसे चीनी का शरबत पीने का रिवाज है, but it gives you freshness after a while. This is the reason. It takes some time. समझ में आया? तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्यों एमाइलेज से प्रोटेक्टेड है, और यही वजह है कि हम जब भी इसको सेल्यूलोज को कंज्यूम करते हैं, ये हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं होता और फाइबर के फॉर्म में आता है, फाइबर के फॉर्म में ही निकल जाता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग को अपने भोजन में
फाइबर ऐड करने के लिए बोलता है, दरअसल सेल्यूलोज ऐड करने के लिए बोलता है। अगर आप सेल्यूलोज खाते हैं तो क्या होगा, आपके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का वेट बढ़ेगा, और अगर वो वेट बढ़ता है तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बहुत थोड़े मात्रा में दूसरे सब्सटेंसेस से बना था, वो टोटल वेट बढ़ जाने के कारण इंटेस्टाइन में कहीं पे भी, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में या एनस में कहीं फंसेगा नहीं, इट विल पुश आउट, इट विल बी पुश्ड आउट। और इससे क्या होगा, हमारा इंटेस्टाइन प्रॉपर फ्लशिंग होगा। तो अगर प्रॉपर फ्लशिंग होगा, अगर प्रॉपर क्लियरेंस होगा, तो जो ब्रेक डाउन के वजह से, फर्मेंटेशन के वजह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस बनते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन पर जो प्रेशर देते हैं, वो प्रेशर नहीं बनेगा और इंटेस्टाइन प्रॉपर रहेगा। इसीलिए रिवाज है भोजन का कुछ हिस्सा 5% से 10% के बीच में रफेज या फाइबर होना चाहिए, इसीलिए सब्जी खाने के लिए बोला जाता है। समझ में आया? दिस इज द लॉजिक। काइटिन को बताएंगे। देखिए, काइटिन को भी बोले हैं क्या, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। क्या कोई बता सकता है काइटिन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फंजाई में होगा और आर्थ्रोपोड्स में, है ना। और ये होता है मोनोमर किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो इसके सिंगल यूनिट का स्ट्रक्चर जरा देख लें। ये कहलाता है, ये जो है ये एक मोनोसैकेराइड है। इट इज ए मोनोसैकेराइड बट derived मोनोसैकेराइड। ये डेरिवेटिव है, मतलब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन हुए हैं और उस वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया, नहीं तो ये ग्लूकोज था। ठीक है, देख रहे हैं ना, ग्लूकोज में अमीन लगा, कहाँ? एन एसिटाइल के साथ, एन एसिटाइल वाला अमीन लगा हुआ है। किसमें? तो ग्लूकोज में। तो पेरेंट मॉलिक्यूल इसका ग्लूकोज है, उसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, और तब जाके ये बना है। और इसको जब देखिएगा तो आप विश्वास कर लीजिएगा कि ये ग्लूकोज ही था, बदला हुआ। देखिए, ग्लूकोज में ये 5वां पोजीशन होता है, इसमें भी है। ये 6th पोजीशन CH2OH लेकर आता है ना। यहां देखिए तो 4th पोजीशन में नीचे की तरफ OH रहता है। 3rd पोजीशन में OH ऊपर की तरफ रहता है। और ये जानते हैं कैसा होगा, ये होगा बीटा डी। तो बीटा डी होगा तो OH किधर चला जाएगा? ऊपर। ग्लूकोज का ही है, सिर्फ 2 नंबर को नहीं बनाया गया, क्या है कि चेंजेस 2 में आते हैं। और यहाँ OH के जगह पे रहता है NH C++CH3, बस इतना ही। एक छोटा सा ग्रुप OH को रिप्लेस करता है, इसीलिए ये बन गया एन एसिटाइल CH3COOH। क्या बन जाता है? एसिटिक एसिड, है ना। CH3COO अगर रहता तो एसिटाइल रहता, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, NH2, और इस नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी हो गया? 1 2 3, है ना। तो एक हाइड्रोजन इसका जो है वो यहाँ OH जो था उसके साथ मर्ज करके वाटर बन के निकल गया, इसलिए NH2 NH बन गया और यहाँ पे ये आकर ऐड हो गया। इसका OH और NH2 का H कंडेंसेशन किया और H2O बन के निकल गया। तो इस कार्बन का OH चला गया
इस नाइट्रोजन का एक OH चला गया, इस कार्बन का एक वैलेंसी खाली, इस नाइट्रोजन का एक वैलेंसी खाली, दोनों से कैंट कर लेगा। तो नतीजा क्या हुआ, NHCO CH3 लटक गया। देख रहे हैं ना। अब ये एक एसिटाइल एमीन है। कैसे, CH3CO NH2 था, CONH2 ग्रुप होता है ना एमाइड, CONH2 ग्रुप होता है। सीनियरिटी टेबल याद है GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, IUPAC नोमेनक्लेचर जहां दिया हुआ है वहां एक चार्ट दिया है, उसमें दिया है CONH2। अरे सफिक्स प्रीफिक्स करके दिया हुआ होगा, अगर वो पहले लगेगा तो कार्बामोइल ग्रुप कहलाता है, अगर वो बाद में लगेगा एमाइड ग्रुप कहलाएगा। एसिटामाइड, फॉर्मामाइड, ये सब नहीं बना है नोमेनक्लेचर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं 11th में, तो ये नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा। CONH2 एमाइड ग्रुप है भाई, दिस इज एमाइड ग्रुप, और इसका स्ट्रेंथ COH से कम होता है। पहले COH है ना, उसके बाद CONH2, उसके बाद CHO, उसके बाद CO। ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है पहली बार ये सब बात बोल रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं है इसका मतलब। नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं तो आगे आप लोग का शुरू हुआ है ऑर्गेनिक, तो जब होगा तो इस समय बड़ा मुश्किल होगा, आप कंपाउंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एल्काइल हैलाइड वगैरह पढ़ेंगे, वहां देखिएगा सब्स्टिट्यूशन होता है, SN1 SN2 रिएक्शंस वगैरह, ये सब देखिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बढ़िया से पढ़िए, मुश्किल हो जाएगा। ये CaONH2, यहाँ पे अगर CH3 लग गया तो क्या बन गया, ये एसिटामाइड कहलाया, 2 कार्बन का एमाइड है ना, तो एसिटामाइड है फॉर ट्रिवियल नोमेनक्लेचर, ACTAMID, ये एसिटामाइड है। ये एसिटामाइड अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट, ये ग्लूकोज का है ना, इस पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन है, ये OH के साथ रिएक्शन अगर करेगा, इधर देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, और इधर एक और OH है, ये एक हाइड्रोजन और ये OH, वाटर बन के निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये नहीं रहेगा ना, और इधर से एक हाइड्रोजन हट गया, तो इस नाइट्रोजन का एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन का एक वैलेंसी खाली, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। यही बात तो बोल रहे थे, अब समझ में आया। दिस इज एसिटामाइड, ये आके यहाँ रिएक्शन किया है और ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से ये बना है, तो दिस इज द मोनोमर, इसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बस इतनी सी बात है, और बीटा फॉर्म में है तो कार्बन नंबर 1 पे OH कहाँ चला गया, ऊपर, इसीलिए बीटा बन गया। ग्लूकोज ही तो था, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर चले जाने से क्या बनता है, बीटा फॉर्म है। तो बस हमको कुछ करना नहीं है, हमको यही करना होगा, यहाँ OH के जगह पे, OH के जगह पे, OH के जगह पे हम क्या करेंगे, CONH2 बैठा देंगे, यहाँ बैठाएंगे NH CO CH3, NH CO CH3, NH CO CH3, और
यहाँ ग्लूकोज से अलग रखना है NHCOCH3, 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 NHCOCH3। इसका चेन बन गया। दिस इज योर काइटिन। ये बन गया काइटिन। स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन। तो जिस तरह से ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिखे थे, अब वही तीन, ज्यादा नहीं, तीन लिखने के लिए देंगे। 3 एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन लिखेंगे। 3 एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, कुछ आगे कुछ पीछे डॉट डॉट दे देंगे। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ के यहाँ बैठाएंगे, है ना। हाँ, एक छूट गया है, ये जो जुड़ा है सब जगह क्या रहेगा, वो इसके जगह पे NHCOCH3, NHCOCH3, और यहाँ भी NHCOCH3 ये रहेगा। जुड़ने के बाद लंबा चेन बना। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये वाला बॉन्ड β14 बता रहा है। हो गया, सो सिंपल। पूरा कर लीजिए। इसका काम हो चुका। इतना भयानक टाइप से आप लोग शुगर भर रहे हैं, तुमको नहीं लगता है शुगर खाने का मन करेगा? बहुत कम। इतना का काम हो चुका है, इसको मिटा सकते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड पूरा कर चुके। अब देखिए, हमारे पास पढ़ने के लिए है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। यहां से उठाकर यहां ले आए। स्टार्च, glycogen, these are functional polysaccharides. They are called so because they are stored in the body of, पहले क्या लिखे हैं, स्टार्च, बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। स्टार्च प्लांट में और ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है, तो फंक्शन करता है, इसीलिए उसे फंक्शनल पॉलीसैकेराइड कहते हैं। बहुत सारे जगहों पे ये आपको स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा, वो भी गलत नहीं, वो भी सही है। और ज़्यादा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के नाम से ही ये फेमस है। रीज़न क्या है, ये स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल, स्टोर्ड फूड मॉलिक्यूल की तरह रहते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो ये टूटता है और टूटकर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के नाम से ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा बोले जाते हैं। पर
फंक्शन तो है। फंक्शन क्या है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह बॉडी में रहते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और जब जरूरत पड़ता है तो फंक्शन क्या करते हैं? ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज इट्स फंक्शन। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल उधर और इधर फंक्शनल पॉलीसेकेराइड कहना पूरी तरह से गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे रखा रहता है स्टोर्ड मटेरियल की तरह, पर फंक्शन करता है यूजफुल, यानी क्या कहते हैं आपको, प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है, लाइक द ग्लूकोज। ये इसका फंक्शन हो गया, इसीलिए इन्हें फंक्शनल पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं, अदरवाइज ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड तो हैं ही। तो ये क्या आ गया? These are functional polysaccharides. They are called so because they are stored in the body of plants and animals respectively for the purpose of producing glucose when required by their breakdown। ये बने हैं ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के, और जब जरूरत पड़ेगी ये टूटेंगे और इसमें से ग्लूकोज प्रोड्यूस हो। ये फंक्शन हो गया इसका। इसीलिए फंक्शनल या स्टोरेज दोनों पॉलीसेकेराइड के रूप में जाने जाते हैं। henceforth they are popular by the name of storage polysaccharide। इसलिए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के नाम से ज्यादा फेमस है। अब देखिए पहले स्टार्च। पहला है अमाइलोज। It is a chain of alpha D glucopyranose। The glycosidic linkage is, बताइए तो कैसा होगा? वेरी गुड, अल्फा 1,4 glycosidic linkage in the straight chain there is a branching but not regularly at every 25th glucose unit in the chain the branch chain joins the main chain with alpha 1,6 glycosidic bond या linkage, also called as
अल्फा 16 ब्रांच पॉइंट। कितनी बातें पता चली? इसका अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये क्या है? इसका मोनोमर है। जबकि सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, और इसका अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। यहां अंतर हो जाता है। ठीक, ये अल्फा डी है, वो बीटा डी था, इसलिए वहां बीटा 1,4 बन रहा था, और यहाँ अल्फा डी है तो अल्फा 1,4 बनेगा, जिसको कि बड़े आसानी से कटता चला जाता है एमाइलेज। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है? स्ट्रेट चेन तो बनाएगा अल्फा 1,4 से, ठीक है, लेकिन प्रत्येक 25वें ग्लूकोज यूनिट के साथ एक ठो ग्लूकोज का चेन लटकेगा। ऐसे जैसे सरस्वती पूजा में हम लोग द्वार सजाते हैं ना, माँ का जो मंडप बनाते हैं, तो यहाँ पे गेंदा का माला नहीं लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? एक स्ट्रेट लड़ी जाता है माला का, और गिनते हैं, चौथा के बाद एक ठो लटकाओ, चौथा के बाद एक ठो लटकाओ, ऐसे करते हैं ना। या और बड़ा बड़ा दिखने के लिए हर दूसरे फूल के बाद एक ठो छोटा माला टांग देते हैं, और फिर क्या करते हैं? देख रहे हैं ये लंबा हो जा रहा है, ऐसे वाला नहीं बन रहा है, तो एक एक फूल घटाते जाते हैं, करते हैं ना, सजाए हैं हम लोग इसीलिए। तो ये सब कोई किया है, करता ही है, सब बच्चों को अच्छा लगता है। तो क्या है कि अगर आप उस सीधे माला को ग्लूकोज का चेन, अल्फा डी ग्लूकोज का चेन मान लें, स्ट्रेट चेन, और जो आप दूसरे तीसरे फूल के बाद लटका रहे थे वो नहीं करके हर 25वें के बाद लटकाते, मतलब थियोरेटिकली आपको 25वें के बाद लटकाना है, पर आप भूल गए, तो पहला 25वां गया तो अगले 25वां पे वहां भी भूल गए, तो उसके बाद वाले 25वें में, मतलब आपको पहला चेन हो सकता है 75 ग्लूकोज के बाद मिला, फिर आपको याद आ गया अरे नहीं 25 के बाद लटकाना है, तो 75 के बाद 100वां ग्लूकोज है, वहां से एक तो चेन लटका दिए, फिर भूल गए, फिर 150वां ग्लूकोज में आपको चेन लटका हुआ मिला, माला लटका हुआ मिला। ठीक है, मतलब 25 के इंटरवल पे लटकेगा, अगर छूट गया तो अगले 25वें पे लटकेगा। बात समझ गए? नियम है हर 25वें के बाद लटकाना। तो इस तरीके से जो चेन पर चेन बनेगा, इसी को कहेंगे एमाइलोज, इसी को कहेंगे एमाइलोज स्टार्च। वो आप सोचे होंगे अच्छा एक स्ट्रेट चेन से ऐसे करके लटक रहा है, पर क्यों भूल रहे हैं? इस लटकते हुए माला में प्रत्येक 25वें पे एक ठो लटकेगा। अब ये जो लटका, इसके 25वें में भी लटकेगा, ऐसे कर करके ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का शेप लेगा, और लगभग 50,000 से 1,00,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस तरीके से चेन में रहते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एमाइलोज। ठीक है, और लगभग इतने ही आपको मिलेंगे एमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, पर एमाइलोपेक्टिन में क्या है कि उसमें मिस नहीं होगा, प्रत्येक 25वें पे लटकना है तो लटकना है, ग्लूकोज आके जरूर लटकेगा। अब जो लटकने वाला ग्लूकोज का चेन है, उसके भी प्रत्येक 25वें पे एक एक चेन ग्लूकोज का लटकेगा। तो ब्रांच सब ब्रांच हो गया, उस सब ब्रांच में सब ब्रांच, उसमें भी हर 25वें पे एक एक ग्लूकोज का चेन लटकेगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो एमाइलोपेक्टिन बड़ा ही कंडेंस स्टार्च, और एमाइलोज थोड़ा फैला हुआ स्टार्च। दोनों ही स्टार्च है, पर दोनों में ग्लूकोज के चेन का जो जमघट है, कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा अंतर। ये थोड़ा फैला हुआ है, ये थोड़ा कंडेंस। ठीक है, ये दोनों में अंतर दिख गया। अब है क्या, ये जो चेन लटकेगा,
स्ट्रेट चेन का तो पता है, अल्फा 1,6 से आ रहा है, और लटकने वाला चेन भी अपने में अल्फा 1,4 से ही चेन बनाया है, लेकिन आगे मेन चेन से जुड़ेगा कैसे? अल्फा 1,4 तो एक्सचेंज मतलब एंगेज है, तो अल्फा 1,6 से लटकेगा। तो ये जो ग्लूकोज बनाते थे ना, ये 6th वाला इस वाले ग्लूकोज से आके लटकेगा वो चेन, और फिर चेन कंटिन्यू हो जाएगा। समझ में आया? इसको बनाएंगे अगले क्लास में, यहां तक लिख के रखिए। और आप अपने से क्या कोशिश कीजिएगा, अल्फा 1,4 का तो चेन बना ही लीजिएगा, 8 या 10 का, 8 या 10 ग्लूकोज यूनिट का बना लीजिएगा। और मान लीजिएगा कि 10वां ग्लूकोज यूनिट 25वां है, तब आपको क्या करना है समझ में आ ही रहा होगा, अल्फा 1,6 लटका देना। कोशिश कीजिएगा, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। नहीं, अल्फा 1,4 के लिए तो एमाइलेज है ही, अल्फा 1,6 के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है, ब्रांच को तोड़ने वाला, तो उसके लिए एक अलग एंजाइम चाहिए, डी ब्रांचिंग। गुड क्वेश्चन।